गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे उष्मा का। ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 खत्म कर दिए थे। उष्मा यानी हीट, पार्ट 3। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है, न्यूटन का कूलेंट लॉ क्या कहता है। देखिए देखिए, कोई वस्तु है वो हीट में है, मतलब उसका हीट ज्यादा है। कोई वस्तु है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका हीट ज्यादा है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में, कोई वस्तु हाई टेम्परेचर का है फिर लो टेम्परेचर का है, तो क्या होगा, हीट कैसे जाएगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यही उष्मा का प्रवाह होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को ठंडा होने में जो समय लगेगा, यानी ठंडा होने का जो दर होगा, वो ताप के अंतर के समानुपाती होगा। कहने का मतलब यह है कि वस्तु पहले जो होगा वो जल्दी जल्दी ठंडा होगा, तेजी से। जैसे मान लेते हैं किसी का टेम्परेचर ज्यादा है और किसी का टेम्परेचर क्या है, जैसे चाय को आप गर्म ले आए यहाँ पे रख दी, तो क्या देखेंगे कि चाय पहले तेजी से ठंडा हो रहा है। ठीक है, पहले जितना जैसे कुछ देर तक ले बहुत तेजी से ठंडा होगा और उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होना शुरू करेगा। ठीक है, यानी हमेशा ठंडा होने के लिए जो दर होगा वो एक समान नहीं होगा। शुरू में तेजी से ठंडा होगा और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। ऐसा कारण क्यों बना, ऐसा कारण इसलिए बना कि मान लेते हैं अभी जो हमारा वातावरण है, तो चाय यहाँ रखिएगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा वातावरण के टेम्परेचर के अनुकूल। तो धीरे धीरे चाय ठंडा होना शुरू कर देगा, तो वातावरण का टेम्परेचर, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर लगभग क्या होगा, बराबर होना शुरू कर देगा धीरे धीरे। तो हीट का प्रवाह उतना तेजी से नहीं होगा जितना शुरू में हो रहा था। तो यही है न्यूटन का शीतलन नियम, कि उष्मा परिवर्तन की जो दर होगा वो तापांतर के समानुपाती होगा। मतलब ताप का अंतर जितना होगा उसमें उष्मा में बदलाव होगा। माइनस का चिन्ह क्यों आया, माइनस का चिन्ह इसलिए आया क्योंकि उष्मा में बदलाव हो रहा है और उष्मा घट रहा है। पहले उष्मा ज्यादा होगा, धीरे धीरे उष्मा क्या होगा, कम होगा, इसलिए माइनस का चिन्ह आया। तो याद रखिएगा, न्यूटन का शीतलन नियम ये बताता है तो किसी वस्तु का जो उष्मा होगा उसमें जो बदलाव होगा, उसका दर होगा, वो ताप के अंतर के समानुपाती होगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं उष्माधारिता किसको कहते हैं। देखिए, क्यू का मतलब होगा उष्मा, और जहां डेल्टा लग गया इसका मतलब उष्मा का अंतर। तो एस क्या बोल रहा है, उष्मा में अंतर बटा ताप में अंतर। तो किसी वस्तु के उष्मा में जो अंतर होगा और जो ताप में अंतर होगा, उसका जो अनुपात होगा वही उसका उष्माधारिता होता है। उष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, बताइए। उष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक, उष्मा का क्या होता है, जूल, और ताप का क्या होता है, केल्विन। तो केल्विन ऊपर जाएगा तो जूल पर केल्विन, ये हो गया उष्माधारिता का। उष्मा तथा ताप परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, उष्माधारिता कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन हम लिख दिए, देखिए, उष्मा तथा ताप में जो परिवर्तन की दर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उष्माधारिता कहते हैं। अब आते हैं विशिष्ट उष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, विशिष्ट उष्माधारिता। आप देखिए, अभी पढ़े हैं उष्माधारिता, उष्माधारिता में m से डिवाइड कर दीजिए। उष्माधारिता s होता है, उसको m से डिवाइड कीजिए। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, उसी का ना हम उष्माधारिता निकालेंगे, तो उस वस्तु का उष्मा और उस वस्तु के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट उष्माधारिता को स्मॉल s से सूचित किया जाता है। स्मॉल s बराबर क्या हो जाएगा, s बटा m। s क्या है, s है उष्माधारिता। क्लियर। अब इसका ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो बताइए, ऊपर वाले का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ है, जूल पर केल्विन, और इसका क्या हो जाएगा, केजी। तो इसका ऐसा ही मात्रक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर। जूल पर केजी पर केल्विन किसका हो जाएगा, विशिष्ट उष्माधारिता का मात्रक। उष्माधारिता, यहाँ डेफिनेशन देखो ध्यान से, उष्माधारिता यानी उष्माधारिता तथा वस्तु द्रव्यमान, उष्माधारिता तथा वस्तु द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। क्लियर। सबसे ज्यादा पानी की विशिष्ट उष्मा होती है, याद रखिए, सबसे ज्यादा किसका विशिष्ट उष्मा होता है, पानी का। कहने का मतलब यह है कि किसी चीज को अगर हमको ठंडा करना है, मान लेते हैं ये वस्तु बहुत ज्यादा गर्म है, उसको हमको ठंडा करना है, तो हम उस पर कौन सा ऐसा वस्तु डालें कि वो जल्दी ठंडा हो जाए। तो इसलिए हम पानी का यूज करते हैं, क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। वो उसको शीतल बना देगा, यानी ठंडा बना देगा। क्लियर। पहले कार्बेटर वगैरह जो होता था मशीन, उसमें क्या पानी शीतलन के लिए डालाता था। जीप वगैरह देखिए ना, चलता था तो गर्म हो जाता था, उसमें क्या डालता था, पानी डालाता था, क्योंकि उसको शीतलन करने के लिए, ठंडा पहुंचाने के लिए। ठीक है। आज भी अगर यूरेनियम टैंक वगैरह, जहां पे मान लेते हैं कि यूरेनियम जला के वहां पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तैयार किया जाता है, तो उसमें कूलेंट के तौर पर किसका यूज किया जाता है, वाटर का।
ठीक है, पानी का यूज किया जाता है। पानी की विशिष्ट उष्मा कितने होती है? 4186। ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी पर केल्विन। देखिए यहां से जूल पर केजी पर केल्विन। उसी तरह से बर्फ का कितना होगा? तो 2060 यानी 2060। 2060 बोलिए, यूनिट बोलिए, जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। पारा का कितना होगा? 140। देखो यहाँ लाइन से कितना अच्छा सीक्वेंस बना हुआ है, 140 840। पानी का पारा का 140 जूल पर केजी पर केल्विन। कांच का कितना? 840 पर केजी पर केल्विन। लोहा का कितना होता है? 450 यानी 450 जूल पर केजी पर केल्विन। याद रखिए, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, किसका विशिष्ट उष्मा कितना होता है। सबसे ज्यादा किसका होगा विशिष्ट उष्मा? पानी का। इसलिए पानी को कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है, वाटर को कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। एक बार रिकॉल कीजिए चीजों को। पानी का विशिष्ट उष्मा कितना होता है? 4186 जूल पर केल्विन पर केजी पर केल्विन हो गया। बर्फ का कितना होगा? 2060 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है। पारा का 140 पर केजी पर केल्विन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कांच का तो कितना हो जाएगा? 840 पर केजी पर केल्विन। और लोहा का 450 पर केजी पर केल्विन हो गया। अब आते हैं त्रिक बिंदु। किसको बोलते हैं? त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु वह ताप है, ध्यान से सुनो, वह ताप जहां पे ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था एक समान क्या होती है? एग्जिस्ट करती है। उसी ताप बिंदु को ही कहते हैं त्रिक बिंदु। जैसे वह ताप बिंदु जहां पे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था तीनों एक बराबर फेज में दिखेगा, वही है त्रिक बिंदु। इसलिए पानी के लिए त्रिक बिंदु कितना होता है? 273.16 यानी 16 पढ़ेंगे तो 273.16 केल्विन। ये पानी का त्रिक बिंदु है, याद रखेंगे। यहाँ पे पानी का तीनों अवस्था कौन कौन होगा? बर्फ, पानी और भाप, ये तीनों अवस्था एग्जिस्ट करेगा। ये इसका कौन सा बिंदु हुआ? त्रिक बिंदु हुआ। ट्राई पॉइंट हो गया। क्लियर? इसको बोलते हैं कौन सा पॉइंट? ट्राई पॉइंट बोलते हैं। हो गया। अब आते हैं उदरोपातन पे। एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्रों पर खाना बनाना कठिन है। क्यों खाना बनाना कठिन है? देखिए, जैसे जैसे हम लोग, जैसे हम अर्थ पे हैं तो यहाँ पे हवा का दबाव ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि वायुमंडलीय दबाव ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हवा कम होते जाता है, तो वायु कम होगा तो वायु का दबाव भी क्या हो जाएगा? कम होगा। तो ऊंचाई पे जाने से वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ऊंचाई पे जाने से वायुमंडलीय दाब घटने से उसका क्वथनांक बिंदु भी क्या हो जाता है? क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे खाना बनाना जो हो जाएगा वो जल्दी नहीं पकेगा, बीरबल का खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है। बनाइएगा कोई चीज आधा घंटा में बनना होगा, वो 1 घंटा लगेगा। क्लियर? तो पहाड़ी क्षेत्रों पर खाना बनाना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर जब आदमी ऊंचाई जाता है ना, पर्वतराही जब ऊपर जाता है, पर्वत चढ़ता है, तो अपने साथ ऑक्सीजन भी ले जाता है। कारण क्या होता है? ऊपर हवा क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाइएगा वायु घटता है, तो वायु घटने से वायुमंडलीय दाब भी घटेगा। तो वायुमंडलीय दाब घटेगा तो जिसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों पर खाना बनाना भी क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। इसलिए जब पहाड़ी क्षेत्रों पर जब जाया जाता है तो ऐसा टेफ्लॉन वगैरह का बर्तन इस तरह से कोटिंग करके रखा जाता है और उस तरह का बर्तन ले जाया जाता है जिसमें कम ताप पे भी खाना क्या हो जाए? अच्छा से बनाया जा सके। उसमें वेपर प्रेशर, भाप ज्यादा बनेगा, बेहतर, ज्यादा बेहतर भाप बनेगा तो जल्दी खाना क्या हो जाएगा? पक जाएगा। समझ आया? और सिंपल खाना खाता है, सिंपल खाना बनाता है जो जल्दी पक जाए, ज्यादा टफ नहीं चीजें। अब आते हैं हम लोग, देखिए उदरोपातन किसको कहते हैं? ठीक है। सब्लिमेशन हम बोल सकते हैं, यानी ठोस का सीधे गैस में बदल जाना। वह ताप जहां पे ठोस सीधे किस में बदलता है? गैस। नियम क्या कहता है? ठोस से पहले द्रव में जाएगा, द्रव से किस में जाएगा? गैस में। लेकिन यहाँ ठोस से सीधा किस में बदल जाना? गैस में बदल जाना। जैसे आप कपूर को जलाइएगा, सीधा वो वेपराइज हो जाएगा। यानी कपूर का एग्जाम्पल में आयोडीन, ये सब एग्जाम्पल किसका है? उदरोपातन का। ठीक है। अब आते हैं गुप्त उष्मा। यहाँ पे क्या पढ़े? ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पर पढ़े आप उष्मा, विशिष्ट उष्मा, और यहाँ पे गुप्त उष्मा। इसका मतलब क्या है? विशिष्ट उष्मा उसके सरफेस पे दिखेगा और गुप्त उष्मा उसके इंटरनल, मतलब आंतरिक रूप से जो उष्मा है उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं गुप्त उष्मा। जैसे आप मान के चलिए कि आप आग जलाए हुए हैं, तो वो जो उष्मा है ऊपर दे रहा है, वो उसको हम विशिष्ट में तौर पे ट्रीट करेंगे। लेकिन जो अंदर अंदर उष्मा है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? गुप्त उष्मा। जैसे रोटी से हाथ जलता है, रोटी से नहीं जलता है, भाप से जलता है, क्योंकि भाप में कौन सा उष्मा होता है? गुप्त उष्मा होता है। वो उष्मा छुपा हुआ रहता है। देखिए, अगर आपको कभी रोटी से हाथ जला होगा तो आप देखिएगा वो पूरा दिन भर लहरते रहता है हाथ,
ठीक है, जब जब आपको ये होगा हाथ वो पूरा लहरेगा, बार बार कान छुइएगा ऐसे, यानी भाप से हाथ जलना पानी से हाथ जलने के खतरनाक है। जैसे आपको अगर भाप से हाथ जल रहा है तो वो पूरा एकदम लहरेगा पूरा, ठीक है, और आग से जलेगा तो उतना नहीं लहरेगा जितना किससे लहरेगा, भाप से लहरता है। गर्म पानी में हाथ चला जाए या उसके भाप पर आ जाए, जैसे कुकर का जो भाप निकलता है उससे जलेगा तो और ज्यादा वो तो जलन देता है, लहरता है पूरा, ठीक है। क्या कारण है, क्योंकि भाप में कौन सा उष्मा होता है, गुप्त उष्मा होता है, छुपा हुआ उष्मा होता है। किसी वस्तु का आंतरिक उष्मा, देखिए हम यहाँ क्या लिखे हैं, कौन सा उष्मा है ये, गुप्त उष्मा का मतलब क्या होता है, आंतरिक उष्मा, यानी इंटरनल एनर्जी का ही बात करने हैं। ये एक प्रकार का इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल हीट है, जिसके कारण वह ऊर्जा को दिखलाता है। उसके अंदर जो हीट है, उसके अंदर जो उष्मा है वो किसको दिखाएगा, ऊर्जा को दिखलाएगा, उसी को हम गुप्त उष्मा कहते हैं। तो किसी वस्तु के कम द्रव्यमान में, देखिए अब एक कॉन्सेप्ट पकड़िए, अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो वहां गुप्त उष्मा हम उसको कंसीडर नहीं, यानी कम द्रव्यमान की अगर उष्मा ज्यादा है तो हम बोलेंगे उसके पास गुप्त उष्मा ज्यादा है। किसी वस्तु के कम द्रव्यमान में यदि उष्मा का अंतर ज्यादा हो तो उसका गुप्त उष्मा भी क्या होगा, अधिक होगा। गुप्त उष्मा के लिए क्या फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू बाई एम, डेल्टा क्यू बाई एम। अब इस फॉर्मूला से पकड़िए ना, अगर एम ज्यादा हो जाएगा तो बताइए एल घट जाएगा कि नहीं, इसलिए एम को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो कम द्रव्यमान का ही हम उष्मा कंसीडर करेंगे। कम द्रव्यमान में यदि उष्मा ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा उष्मा कहलाएगा, गुप्त उष्मा कहलाएगा। तो एल बराबर डेल्टा क्यू बाई एम, इसका मात्रक क्या होता है, क्यू का होता है जूल, उष्मा का क्या होता है जूल, और द्रव्यमान का केजी, तो जूल पर केजी इसका मात्रक हो गया। भाप की गुप्त उष्मा ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ठोस से द्रव में, ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो आवश्यक उष्मा है, ठीक है, वो द्रव की गुप्त उष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, देखिए जैसे ये ठोस है और ये द्रव है, तो ठोस को सीधे द्रव में बदलेंगे तो वो जो आवश्यक उष्मा होगा उसको हम द्रव की गुप्त उष्मा कहते हैं। फाइनल क्या बदल रहे हैं, ठोस से किस में, द्रव में, तो ये द्रव की गुप्त उष्मा कहलाएगी। उसी तरह से द्रव को गैस में बदलेंगे यानी वाष्प में बदलेंगे तो ये वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाएगी। क्लियर। आप ये देखिएगा कि फाइनल किस में बदल रहे हैं, जैसे फाइनल ठोस से द्रव में, तो रिजल्ट क्या बना, द्रव, तो ये किसका उष्मा होगा, द्रव की गुप्त उष्मा। उसी तरह द्रव से किस में बदले, वाष्प में, तो ये किसका गुप्त उष्मा होगा, वाष्प की गुप्त उष्मा होगा। ये रिजल्ट देखना है किस में बदले हैं, वाष्प में बदले हैं तो वाष्प की गुप्त उष्मा हो गया। चलिए ये हम लोग पार्ट 3 करिए, चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, एक आध दो पार्ट और आएगा इसमें। चलिए नोट्स बनाइएगा और बढ़िया से तैयारी कीजिए।